सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल। ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का पेपर सर पे आ चुका है और मुझे पता है आप लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो इस वीडियो में मैं जल्दी से आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट से चैप्टर को बहुत ही इजी बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो कर लेना और इसके नोट्स के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। और बस इस वीडियो के थ्रू आपको इस चैप्टर के बारे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो क्विकली पूरे ध्यान से अगले 15 मिनट आप मुझे यहाँ पे देंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा होगा, राइट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। 7 नंबर के लिए अगर ये पेपर में आएगा आपके तो देखो 4 मेन चीजें इस चैप्टर से पूछी जा सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड। जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और न्यूक्लिक एसिड में डिफरेंशिएशन है। तो जल्दी से हम एक एक चीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम के व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप पिन कमेंट्स में लिंक ले लेना, अदरवाइज इसको स्कैन करके भी आप लोग बच्चों ज्वाइन कर सकते हो। और प्लीज कल मेरा लाइव सेशन है, ठीक है। क्वेश्चंस का आपको चैनल के होम पे भी दिख रहा होगा। जितने भी मैं यहाँ पे आपको सेशंस करवा रही हूँ बेटा इन दिनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ये 100% एश्योरिटी दे रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक सारे सेशंस फॉलो कर रहे हो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा 27 तारीख की सुबह का सेशन आप लगा लेते हो और 26 के शाम का जो क्वेश्चन लीक सेशन मैं करवा रही हूँ कर लेते हो, तो कोई भी चीज नहीं है जो आपके पेपर में हमने जो पढ़ा है उसके बाहर आ रही होगी और आप बहुत ही तसल्ली में पूरा पेपर अच्छे से करके आ रहे होगे। एंड आई एम ऑलवेज देयर विद ऑल ऑफ यू, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हैं। देखो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इवेंचुअली आप सभी लोगों को पता है कि जो आप लोगों के मॉलिक्यूल्स होते हैं इवेंचुअली जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में होते हैं या प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में होगा, उनको आप बायोमोलिक्यूल्स बोल देते हो, जिसमें आपके 4 मेन मॉलिक्यूल्स काउंट किए जाते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहले अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट इज कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना, कार्बन और H2O, राइट। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मल्टीपल हम नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं उनको आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि ऑप्टिकली क्या होता है बेटा आपके दैट इज इनएक्टिव भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, है ना। अब इसकी बात अगर मैं करूं तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं सैकेराइड यूनिट से, शुगर यूनिट से, आप मल्टीपल शुगर यूनिट्स को जोड़ते हो, ठीक है। और जो लिंकेज है इन शुगर यूनिट्स में इनको आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हो। अब अगर 1 यूनिट है तो आप उसे मोनोसैकेराइड बोलोगे, अगर 2 यूनिट्स हैं तो उसे डाइसैकेराइड बोलोगे, 2 से 10 यूनिट्स हैं तो आप उसे ओलिगोसैकेराइड बोलोगे और 10 से ज्यादा यूनिट्स है बच्चों तो इसको आप क्या बोल देते हो, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल्स है जो आप लोग को याद रखना है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसैकेराइड में आप सुक्रोज कर लो, लैक्टोज कर लो, ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज भी आ ही जाएगा, पॉलीसैकेराइड में आपका स्टार्च, सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। आइए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, एक सेकेंड, ओके सॉरी बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो दैट इज राइट राइट लेफ्ट राइट, है ना, राइट राइट लेफ्ट राइट से आप याद रखोगे। बचे हुए हाइड्रोजन 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 CHO और CH2OH, ठीक है। तो ये आपके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, इसको आपको याद रखना है। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर तक मैं कैसे पहुंची उसके लिए कुछ रिएक्शंस थे जिन्होंने इसको बताया। सबसे पहले अगर मेरा ग्लूकोज का रिएक्शन होता है, आपको ये याद रखना है, ये पेपर में आएगा, ग्लूकोज का रिएक्शन अगर HI के साथ होता है तो क्या बनता है आप लोगों को याद रखना है, N-हेक्सेन बनता है, जिसने कंफर्म किया कि मेरे पास जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन है, ठीक है। क्या है, 6 कार्बन है जो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। ये इस रिएक्शन ने कंफर्म किया, तो क्या कंफर्म किया, क्या प्रोडक्ट है ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज है, आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके देखा, NH2OH के साथ ऑक्साइड बना दिया, HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बना दिया। इसने कंफर्म क्या किया कि मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। अब कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है या कीटोन है ये नहीं पता, लेकिन इन 2 रिएक्शंस ने ये कंफर्म किया कि मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वही देते हैं। तो किसने बताया, फिर हमने एक टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट किया। तो टॉलेंट फेलिंग टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड्स। तो मुझे इन दोनों से कंफर्म हो गया कि मेरे पास जो कार्बोनिल था वो क्या है, एल्डिहाइड है। इसमें क्या होता है आपको पता है, ऑक्सीडेशन होता है टॉलेंट टेस्ट में, तो CHO COH में कन्वर्ट हो गया, CHO COH में कन्वर्ट हो गया, इसको आप क्या बोल देते हो, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्ट भी याद रखना है, स्ट्रक्चर भी याद रखना है और क्या इससे कंफर्म हुआ कि मेरे पास एल्डिहाइड है, ये यहां से पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा जो रिएक्शंस मेरे पास है, HI 6 कार्बन कंफर्म कर दिए। अच्छा, ब्रोमीन वाटर ने भी एल्डिहाइड का ही कंफर्म किया, ब्रोमीन वाटर ने CHO को COH में कन्वर्ट कर दिया।
अगर HNO3 मैंने डाला तो HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों का ऑक्सीडेशन किया, सेकेरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और इसने ये कंफर्म किया कि मेरे पास एक एल्कोहल है जो कि प्राइमरी है, क्योंकि नीचे वाला प्राइमरी एल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, ग्लूकोज का रिएक्शन अगर मैं कर दूं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना, तो यहां से आपको मिलता है पेंटा एसिटेट, है ना, क्योंकि पांचों OH ग्रुप आपके एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो कंफर्म करता है कि 5 एल्कोहल थे। तो इवेंचुअली मुझे पता चल गया 6 कार्बन है, कार्बोनिल है, एल्डिहाइड है, 5 एल्कोहल है और 1 प्राइमरी है। इन सभी रिएक्शन से आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो आप प्रोडक्ट स्ट्रक्चर और क्या पता चला ये याद रखोगे। अच्छा, ग्लूकोज के आगे आप D+ या D- लिखते हो तो याद रखना D और L कन्फिग्रेशन होता है और प्लस और माइनस रोटेशन होता है। ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अब ये सारे टेस्ट देने के बाद भी ग्लूकोज ने कुछ टेस्ट नहीं दिए, तो कौन कौन से टेस्ट नहीं दिए पूछेगा। 2,4-DNP टेस्ट नहीं दिया, शिफ्ट टेस्ट नहीं दिया, NHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाया, तो ये भी करना चाहिए था अगर एल्डिहाइड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना चाहिए था। पेंटा एसिटेट ने NH2OH के साथ एग्जाइम नहीं बनाया, तो ये सारे टेस्ट नहीं होने की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा शक हुआ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के ऊपर, और हम इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन बेटा नहीं होता है। उसमें जो ये 5वां आपका एल्कोहल है, ठीक है, ये अटैक करता है इस रिंग के ऊपर और आपको एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करता है। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनाता है बेटा, जिसको हम बोल देते हैं पायरेनोस रिंग, ठीक है, जिसमें आपके पास अलग अलग पोजीशन पे HOH लगा हुआ, ठीक है। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पायरेनोस रिंग बनती है। पायरेनोस रिंग 6 मेंबर्ड रिंग है, इसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखो कैसे स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, जो भी आपके राइट हैंड साइड पे हैं इनको आप नीचे की तरफ लगाओगे, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसकी बात करूं तो ये सेकंड कार्बन है, ठीक है। सेकंड कार्बन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड कार्बन का OH नीचे लगेगा। इसका अगर मैं बोलूं फोर्थ कार्बन का जो आपका सेकंड हो गया, थर्ड कार्बन का आपका ऊपर की तरफ लगेगा, फोर्थ वाले का अगेन नीचे लगेगा और फिफ्थ वाले का CH2H ऊपर लगेगा। फर्स्ट कार्बन ये है, इसमें एक बार OH नीचे लगेगा, एक बार OH ऊपर लगेगा, क्योंकि दोनों साइड लग सकता है। तो 2 टाइप की रिंग बन सकती है। जब नीचे लगेगा तो उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं और जब ऊपर लगता है तो उसको बीटा डी ग्लूकोज बोल देते हैं। और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है बेटा उसको बोलते हैं एनोमर्स। और एनोमर्स क्या होते हैं, वो सिस्टम जिनमें C1 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, इसमें C1 पे ही अलग है। तो अल्फा बीटा ग्लूकोज आपके एनोमर्स होते हैं। अल्फा में OH C1 पे नीचे होता है और बीटा पे ऊपर होता है। इतनी बात आप लोगों को कम से कम याद रखनी है, ठीक है। तो पायरेनोस रिंग आपको पता होनी चाहिए, 6 मेंबर की है, 5 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 2 है अल्फा बीटा, अल्फा नीचे है और बीटा पे ऊपर है, ठीक है। बेसिक याद रख लेना। उसके अलावा आप लोग को याद रखना है कि कौन से टेस्ट नहीं दिए और कौन से रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बना। पक्का यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डाइसैकेराइड मेरे पास 3 है, ठीक है। सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, 2 शुगर यूनिट्स को जोड़ के बनेगा डाई है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है जो बनता है, जिसको आप ईथर लिंकेज भी बोल सकते हो। तो आपको सभी के मोनोमर्स और लिंकेज याद रखना है, बस इतना कर लेना। सबसे पहले सुक्रोज की अगर मैं बात करूं तो सुक्रोज बेटा बनता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। याद रखना, पेपर में आ सकता है। C1C2 लिंकेज होता है, इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सुक्रोज बेटा होता है आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और अगर ये हाइड्रोलाइज में जाएगा तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लीवो होता है। इसका लगभग 91 डिग्री होता है, इसका लगभग 52 डिग्री का रोटेशन होता है। लेकिन ओवरऑल माइनस का रोटेशन बड़ा है तो ओवरऑल ये माइनस हो जाता है। तो क्योंकि ये डेक्स्ट्रो से लीवो में कन्वर्ट होता है इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग मतलब कि ये आपके टॉलन टेस्ट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है, आएगा पेपर में। माल्टोज के बस 2 मोनोमर्स याद रखना, 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, इसमें C1C4 लिंकेज है। अगर आ गया तो आप इसको बता दोगे, वो आपसे मोनोमर ही पूछेगा। लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, ये बनता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से, और इसमें भी C1C4 लिंकेज होता है। बस 3 पॉइंट्स ही याद रख लो, काफी है। पेपर में इसी से आपके क्वेश्चंस बन रहे होंगे, ठीक है। आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड पे। 3 पॉलीसेकेराइड पेपर में है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च से क्वेश्चन बन सकता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के डिफरेंशिएशन के ऊपर। अमाइलोपेक्टिन आपका जो होता है वो 80 to 85% बनाता है, अमाइलोज 15 से 20 बनाता है। अमाइलोज वाटर सॉल्युबल है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। अमाइलोज लेस ब्रांच्ड है, दिस इज ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड होता है। तो लिंकेज तो C1C4 है ही, लेकिन इसमें C1C4 के साथ C1C6 भी होती है। C1C6 ब्रांचिंग के लिए होती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है C1C6 ब्रांचिंग के लिए और C1C4 तो नॉर्मल लिंकेज है जिससे आप यूनिट्स को जोड़ रहे हो ग्लूकोज की, ठीक है। तो आपको दोनों का डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आ सकता है, ये एटलीस्ट आप लोग याद करके
जाएंगे। सेल्यूलोज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं खास पूछता है, मैच द फॉलोइंग में आएगा तो आ सकता है। सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट है, सेल वॉल बनाता है, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है, बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, आप इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। आप स्टार्च को कर सकते हो, सेल्यूलोज को नहीं कर सकते हो। इसमें भी C1C4 लिंकेज होता है, तो स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज से बनाता है और सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, ये याद रखना। ठीक है, ग्लाइकोजन की अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में होता है, इसको एनिमल स्टार्च भी बोल देते हैं। इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से मिलता है और ये उससे भी ज्यादा ब्रांच्ड होता है। कहां पाया जाता है? हमारी लिवर, मसल्स और ब्रेन के अंदर ही आपका पाया जाता है। ठीक है, तो इतना ही है कार्बोहाइड्रेट्स का सेक्शन है। मैं बता देती हूँ क्वेश्चन कहां से आएगा, ग्लूकोज के रिएक्शन से आएगा। ग्लूकोज के कौन से टेस्ट नहीं होते हैं वहां से क्वेश्चन आएगा। पायरिनोस रिंग से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर मैं बच्चों बात करूं तो आपको सुक्रोज से क्वेश्चन बन सकता है, इनवर्ट शुगर वाले पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ज्यादा कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। लिंकेज पूछ लेगा तो आपको पता ही है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज होती है, याद रखना। ठीक है, कौन सी लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज। तो अलग अलग आप लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज को आप अमाइड लिंकेज भी बोल देते हो। ठीक है, वाटर निकल जाता है दो अमीनो एसिड्स को जब आप जोड़ रहे होते हो। ठीक है, तो अगर अब मैं प्रोटीन्स की बेटा बात करूं तो प्रोटीन्स के 4 लेवल पे स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। क्या क्या बताता है एक बार ब्रीफली लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, यहां से क्वेश्चन आएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको शेप ऑफ अमीनो एसिड बताता है। टर्शरी स्ट्रक्चर आपको फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड बताता है। और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर आपको स्पेशियल अरेंजमेंट यानी कि 3D अरेंजमेंट में कैसे लगाया है वो बताता है। ठीक है, अब अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप मेरे पास 2 लेवल पे आती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा प्लीटेड। फोल्डिंग मेरे पास 2 है, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो इन दोनों के डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली क्लियर बात आपको पता है कि क्या क्या बताता है, एक 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाएगा तो आप डायरेक्टली बता दोगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन आएगा तो सेकेंडरी में 2 हैं आपके, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। ठीक है, तो अल्फा हेलिक्स ऐसा स्ट्रक्चर होता है और बीटा प्लीटेड स्ट्रेट होता है। तो अल्फा हेलिक्स में आपकी ट्विस्टिंग होती है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज्ड है। बीटा प्लीटेड आपका खिंचा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और इसमें आपकी इंटर, ठीक है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसमें इंट्रा। तो डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बता दो कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड में क्या डिफरेंस है। फिर क्वेश्चन बन सकता है फाइब्रस वर्सेस ग्लोबुलर का। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो फाइबर्स ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो बालों में होता है, आप याद रखना, बाल इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, तो ये भी इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो पैरेलल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इसमें होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर है, एग्जांपल पूछेगा तो केराटिन और मायोसिन, आप इसका एग्जांपल डाल दोगे। ग्लोबुलर में ग्लोब्यूल्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल हो जाता है। ठीक है, तो इट इज कॉइल्ड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एग्जांपल आप याद रखोगे इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, अगेन यहां से आपका 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, दोनों में से कोई भी एक चीज आ सकती है। ठीक है, उसके बाद मतलब यहीं से क्वेश्चन आएगा। प्रोटीन से एक लास्ट क्वेश्चन बन सकता है डीनेचुरेशन से। डीनेचुरेशन का मतलब ये है कि अगर आप प्रोटीन पे कोई फिजिकल चेंज कर दो, टेम्परेचर, पीएच ये सब बदल दो, तो क्या होगा, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स डिस्टर्ब होंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हेलिक्स और ग्लोब्यूल्स बने तो आपका सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोब्यूल्स खुल जाएंगे, हेलिक्स खुल जाएंगे, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे इंटैक्ट पाया जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन अगेन देखने को मिल सकता है। थर्ड बायोमोलिक्यूल बेटा जो आपका आ सकता है वो है विटामिन। विटामिन 2 है, याद रखना, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल को बॉडी स्टोर करेगी, ठीक है, और इसको बॉडी स्टोर नहीं करेगी। ठीक है, अब अगर मैं फैट सोल्यूबल की बात करूं तो विटामिन के, ई, डी, ए फैट सोल्यूबल होगा। विटामिन बी और सी याद रखना वाटर सोल्यूबल होगा, तो आपकी बॉडी से स्टोर नहीं कर सकती, तो आप इसको बार बार ले रहे होगे। ठीक है, लास्ट विटामिन का एक क्वेश्चन डेफिनेटली डिजीजेस से आ सकता है। कौन सी डिजीज कौन से विटामिन से हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल पेपर में कन्वर्जेंस पूछा हुआ है, एनीमिया पूछा हुआ है, स्कर्वी पूछा हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस पूछा हुआ है, रिकेट्स भी पूछा हुआ है, ब्लड क्लॉटिंग भी पूछा है, तो सारे ही पूछे हुए हैं। तो आपको हर एक डिजीज का कौन सा विटामिन है एंड ऑल्सो विटामिन का नाम भी याद करके जाना, थायमीन, राइबोफ्लाविन, ठीक है, साइनोकोबालामाइन और एस्कॉर्बिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेन है, एटलीस्ट इनके नाम और इनकी डिजीजेस याद करके जाना, ये पक्का 1 नंबर का पेपर में इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आएंगे आखिरी टॉपिक है आपका न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि 2 हैं हमारे, डीएनए और आरएनए, जो हमारी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए और आरएनए 3 चीजों से बनते हैं न्यूक्लिक एसिड। एक तो आप में शुगर होती है,
5 मेंबर की, एक फॉस्फोरिक एसिड का यूनिट होता है और नाइट्रोजन का बेस होता है, ठीक है। तो शुगर में दोनों में डिफरेंस है, डीएनए का शुगर डीऑक्सीराइबोस है, बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस, आरएनए का केवल राइबोस है। तो इसमें सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता, तो दोनों साइड एच होता है, तो इवेंचुअली डीऑक्सी रहेगा डीएनए में और आरएनए में नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा फॉस्फेट तो दोनों में ही सेम है। बेस की बात करूं तो AGCT रहता है डीएनए में और AGCU रहेगा आपका आरएनए में, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन यूरासिल। पेपर में क्वेश्चन आएगा कौन सा किसमें नहीं होता, तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता, आरएनए में थाइमिन नहीं होता। ये क्वेश्चन आपको यहां से देखने को बन सकता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से बनते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन बनते हैं अमीनो एसिड से, तो ये न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। तो एक और यूनिट भी हो सकती है न्यूक्लियोसाइड। तो दोनों में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, बेस, शुगर और फॉस्फेट, है ना, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में बेटा केवल बेस और शुगर होता है। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रक्चर में है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट एसिड नहीं होता, न्यूक्लियोटाइड में तीनों आपके प्रेजेंट होते हैं। और जो लिंकेज आपकी होती है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज था, न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज आपको मिल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर पे आते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ही बताता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेसिस के बीच में, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। एडेनिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है थाइमीन के साथ और साइटोसिन करता है ग्वानिन के साथ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एडेनिन करता है थाइमीन के साथ और साइटोसिन करता है ग्वानिन के साथ, ठीक है। इसके अलावा आरएनए का भी प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम है। इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, कभी कभी फोल्ड बैक कर लेता है, लेकिन अगेन डिफरेंशिएशन में आ जाएगा, उसका डबल स्ट्रैंडेड है, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन ये हो गया, एक डिफरेंशिएशन शुगर का हो गया, एक डिफरेंशिएशन बेस का हो गया, दोनों में एक एक बेस अलग है। उसके बाद काम का डिफरेंशिएशन आएगा। डीएनए का काम है बेसिकली आपकी आइडेंटिटी को मेंटेन करना, है ना, हेरिडिटी को मेंटेन करना। लेकिन आरएनए का जो काम है वो है आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करना। लेकिन उसका जो मैसेज है बेटा अगेन वो डीएनए ही देता है। तो दोनों के काम में डिफरेंस है, ये आपके पेपर में अगेन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही ये चैप्टर है, पूरा मैंने आपको समराइज कर दिया। इसको पूरा अच्छे से 2-3 बार वीडियो देख लेना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 7 नंबर का आएगा, इसी में से आ रहा होगा। पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम वो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी। और इसके बाद कल मिलते हैं सुबह, ठीक है। सेशन लगा हुआ है, मैं चाहूंगी आप सभी लोग, ठीक है, एक एक बच्चा मुझे चाहिए वहां पे, सभी लोग सेशन को लाइक करके रिमाइंडर ऑन कर लें, जितना शेयर कर सकते हो कर दो। लेकिन केमिस्ट्री में मैं आपको बोल रही हूं, मैं आपको आखिरी दम तक संभालने वाली हूं। और आप 27 की सुबह जब पेपर देकर आओगे, तुम यकीन मानो, तुम बोलोगे कि मैम क्या पेपर करके आए हैं। लेकिन वो तभी पॉसिबल है बच्चों जब आप सारी चीजें फॉलो करो, ठीक है। तो 3-4 सेशन ये 8 दिन का एक सेशन कर सकते हैं, 5 दिन है, लेकिन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो जिस वक्त करवा रही हूँ उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लान से भटकिएगा मत, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सुबह मिलते हैं, तैयारी के साथ आइएगा। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। सेशन का रिमाइंडर ऑन कर लीजिएगा, होम पे लगा हुआ है। लेट्स मीट, बाय बच्चों। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना क्या ये तूफानी था, यस और नो।